हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, एक कंपनी और उस कंपनी में नो डाउट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, ऐसे करके बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं विद इन कंपनी। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं या कि किसके एग्जाम्पल हैं? कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर और कंट्रीब्यूशन सेंटर। बट ऑब्वियस कॉस्ट सेंटर, क्योंकि कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन ही यही है कि कॉस्ट सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो विद इन कंपनी होते हैं। या कई बार कॉस्ट सेंटर मतलब ये भी होता है कि विद इन डिपार्टमेंट भी कई सारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। बट बेसिकली जो हमारी कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन है वो ये है कि इट रिप्रेजेंट्स अ डिपार्टमेंट और की फंक्शन विद इन अ कंपनी, कि ये डिपार्टमेंट्स को एंड की फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है कहाँ? विद इन कंपनी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ही बात किया और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अगर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज कॉस्ट सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज है, बट पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। एज पर सोल्यूशन हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला, इट इज़ अ सम ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर बात करें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स से। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इट इज़ अ सम ऑफ, मतलब इन दोनों का एडिशन किसको शो कर रहा है? आर को, जो कि प्रॉपर्टी नहीं है किसकी? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। नेक्स्ट चेक करते हैं, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब देखो, अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि इसकी वैल्यू लाई करती है -1 to 1। दैट इज -1 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, बट इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी? -1 to 1। दैट इज -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इट कैन बी जीरो, हाँ हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, एंड इट कैन बी नेगेटिव हो सकता है। बट क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताया है वो करेक्ट है? नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली अगर हम लोग देखें, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है, ना कि सम। क्लियर? और हमसे क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एल फॉर के। अब देखो, यहाँ पे हमसे MRTS पूछा है, बट MRTS किसके लिए पूछा है? लेबर के लिए, फॉर कैपिटल। तो अब देखो, हमें पता है कि L डिनोट करता है लेबर को और K डिनोट करता है कैपिटल को। तो नो डाउट अगर हम लोग बात करें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की, सब्सटीट्यूट करने की, तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है MRT का? पहले इसका फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक? और इसको हम फर्दर अगर डिस्क्राइब करें तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हम कितना कैपिटल गिव अप करेंगे सो दैट हम लेबर को इंक्रीज कर सके फॉर 1 यूनिट। और ऐसा करने से जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे शो करता है? ऐसे आइसोक्वेंट के फॉर्म में, है ना? ये आइसोक्वेंट है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा जो विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल अचीव किया गया है, बट जो प्रोड्यूसर है वो हर एक लेवल पे इनडिफरेंट होगा। दैट इज वो किसी भी लेवल पे प्रोडक्शन करे, उसका जो प्रोडक्शन से सेटिस्फैक्शन है वो सेम होगा। क्लियर? तो देखो, हमारे पास ऑप्शन दिया है द अमाउंट ऑफ के अ फर्म इंक्रीजेज बाय गिविंग अप अमाउंट ऑफ एल, द अमाउंट ऑफ के दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एल, the amount of K that firm can give up by increasing the amount of L used by 1 unit and still remain on same isoquant, and the amount of L that can be substituted for K। तो बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, क्योंकि सिंपली थर्ड में देखो बताया कि कितना हम कैपिटल का अमाउंट गिव अप करें सो दैट हम लेबर के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय 1 यूनिट एंड स्टिल रिमेन ऑन सेम आइसोक्वेंट, और उसके बाद भी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। किसको? प्रोड्यूसर को। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, कॉप डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें बेसिकली ए डिनोट करता है कांस्टेंट वैल्यू को, एल डिनोट करता है लेबर को, एंड के डिनोट करता है कैपिटल को। क्लियर?
कॉप डगलस का ये कहना था कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल मतलब बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की एग्जाम्पल ले लो, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं फंड्स की। तो प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसके, कैपिटल की। क्लियर। तो लेबर की जो पावर है वो है 3/4 और कैपिटल की जो पावर है वो है 1/4। मतलब अगर हमें लेबर की ज़रूरत है 75% तो कैपिटल की ज़रूरत कितनी होगी, 25%। क्लियर। तो यहाँ अगर हम लोग इनपुट देखें तो इनपुट हम कितना डाल रहे हैं, ओवरऑल 1। क्लियर। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। और अल्फा बेसिकली किसकी पावर है, लेबर की, और बीटा किसकी पावर है, कैपिटल की। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये तो करेक्ट है। अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, दैट इज लेबर का पावर है, ये भी करेक्ट है। एंड बीटा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या है, थर्ड, इनपुट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज मोर देन 1। क्या ये मोर देन 1 आ रहा है, नहीं, ये एग्जैक्टली किसके आ रहा है, 1 के आ रहा है। दैट इज जो इनपुट हम लोग लगा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 3। क्लियर। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था नॉट ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब देखो बेसिकली अगर हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात करें तो ये वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट के टाइम। बेसिकली जब लिक्विडेशन होती है तो इन क्रेडिटर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पहले पेमेंट की जाती है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 327 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 326। ये दो सेक्शन अगर हम लोग रीड कर लेते हैं तो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि आपको ये दो सेक्शंस रीड करने होंगे, सेक्शन 327 एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 326। अगर ये अलग से आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लेना। ग्रुप पे हमने इसका डिटेल नोट शेयर किया है। जब वहाँ आप सेक्शन 327 एंड प्रोविजन ऑफ 326 पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पार्ट क्या नहीं है। सेकंड, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय अंडर अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अमाउंट ड्यू अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट फॉर 12 मंथ्स प्रीवियस टू द वाइंडिंग अप, all sum due to employee from a provident fund, pension fund and so on, and compensation under workmen's compensation fund। ये तीनों पार्ट हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का है। बट क्या नहीं है, सेकेंड पॉइंट, दैट इज अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय अंडर अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिस्ट में नहीं आता है। अब देखो हमने ये जो दो सेक्शंस आपको रीड करने बोले हैं ये इसलिए बोले हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन बने तो यही 4 ऑप्शन आए, हो सकता है कोई और नए 4 ऑप्शंस ले लें, तो उसकी आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली पास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहीं से या कह लो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन जनरेट होते हैं एग्जाम में। क्लियर। तो सेक्शन 327 एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 326 इसकी डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ग्रुप पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। Next, as per the changes in income tax proposed in interim budget announced on 1st February 2019, if an individual invests in the specified tax saving schemes of the government, the effective income that would be tax free in a year would be। अब देखो पहले से जो स्लैब है वो कितने का है, 5 लाख का है, तो ये तो हमारा टैक्स फ्री होना ही होना है। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन में पूछा है स्पेसिफाइड टैक्स सेविंग स्कीम्स। टैक्स सेविंग स्कीम्स में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे एनएससी, पीपीएफ, एनपीएस। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज पर सेक्शन 80C हमें एडिशनल 1,50,000 का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। तो ओवरऑल ये 5 लाख प्लस 1,50,000, ओवरऑल हमें 6,50,000 तक की जो हमारी इनकम होगी वो क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 6,50,000। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस डज नॉट हैव परपीचुअल सेसेशन। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं परपीचुअल सेसेशन की, तो परपीचुअल सेसेशन मतलब होता है जहां हमारा बिजनेस एंटिटी कंटिन्यू करेगा फॉर इंडेफिनिट पीरियड। दैट इज कोई भी इंडिविजुअल आए या कोई भी इंडिविजुअल जाए उससे हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, हमारे बिजनेस की कंटिन्यूटी रहेगी। हमारे बिजनेस एंटिटी की जो कंटिन्यूटी है वो किसी भी पर्सन के आने या जाने पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर। तो ऐसा कहाँ होता है, गवर्नमेंट कंपनी में,
पार्टनरशिप फर्म में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, एलएलपी में। अब देखो जितनी भी तरह की कंपनीज है उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और जब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो कंपनी को और उसके मेंबर को अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। तो किसी भी मेंबर के आने या जाने से क्या कंपनी बंद हो जाती है? नहीं। इसके अलावा एलएलपी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो अगर इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो एलएलपी को भी एक अलग पर्सन की तरह, दैट इज इसकी भी एक सेपरेट एंटिटी, इसको भी एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, दैट इज इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो इसको भी इसके मेंबर से नहीं जाना जाता, इसके पार्टनर्स आए या जाएं, एलएलपी कभी भी बंद नहीं होता। क्लियर? बट पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, क्या वहाँ परपेचुअल सेसेशन होता है? नहीं, वहाँ परपेचुअल सेसेशन नहीं होता है। किसी भी पार्टनर की डेथ पे, किसी भी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी पे या रिटायरमेंट पे हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। दैट इज पार्टनर के आने या जाने से पार्टनरशिप फर्म अफेक्ट होगी, दैट इज उसका कोई परपेचुअल सेसेशन वहाँ नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, when all inputs are increased by 5% and output of commodity increases by 10%, the firm is having। अब देखो सिंपली यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न टू स्केल की, और रिटर्न टू स्केल में हमारे पास 3 स्टेजेस थे। पहला स्टेज था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और तीसरा था डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो बेसिकली रिटर्न टू स्केल ये बताता है कि अगर हम लोग इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो नो डाउट आउटपुट भी इंक्रीज होगा। बट ऑब्वियस है ना, हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लगाएं तो नो डाउट हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। बट अगर हमने इनपुट इंक्रीज किया 100% से और आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है 120% से, तो हम कौन से स्टेज पे हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि जितना हम इनपुट लगाएंगे उससे ज़्यादा परसेंटेज से आउटपुट इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट पे है कि अगर हमने 100% इनपुट इंक्रीज किया है तो उस केस में आउटपुट भी इंक्रीज होगा, पर कितने परसेंट से? 100% से। एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में है कि अगर हमने 100% से अपना इनपुट इंक्रीज किया तो नो डाउट आउटपुट इंक्रीज करेगा, पर कितने से? सिर्फ 80% से। क्लियर? यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अगर इनपुट इंक्रीज करेंगे तो नो डाउट आउटपुट भी इंक्रीज करेगा, बट हमें ये देखना होता है कि किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों सेम स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर इनपुट से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है आउटपुट तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अदरवाइज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया है कि सारे इनपुट 5% से इंक्रीज हो रहे हैं बट आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो नो डाउट हम किस स्टेज पे हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, व्हेन बजट लाइन शिफ्ट्स पैरेलल टुवर्ड्स राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब देखो बजट लाइन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा जितना बजट है, मतलब जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एम, और ये किसके बराबर या किससे कम होना चाहिए? बेसिकली हम लोग बजट लाइन में 2 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन शो करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ की क्वांटिटी एंड 2 कमोडिटीज़ की प्राइस पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर हमारे पास जो पहली कमोडिटी है एक्स, उसकी प्राइस है 1 और कमोडिटी वाई की प्राइस है 2, हमारे पास जो मनी इनकम है वो है 20, तो हम इस 20 रुपये से कितना कॉम्बिनेशन इसका बना सकते हैं, यही होता है हमारा बजट लाइन। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट हो रहा है राइट टुवर्ड्स राइट, तो नो डाउट इसका मतलब क्या है कि हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, हम 20 रुपये से ज़्यादा अर्न करेंगे तो हम किधर शिफ्ट हो जाएंगे? राइट वर्ड में। बट क्या कमोडिटी की प्राइस फ्लक्चुएट होगी? नहीं होगी। प्राइसेस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बस क्या बढ़ेगा? हमारा बजट, दैट इज मनी। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई रिमेन कांस्टेंट एंड बजट इंक्रीजेस, दैट इज 3rd। Next, if company changes from offering 40 days credit to 50 days credit, which of the following statement is correct? Simply देखो क्रेडिट क्या होता है? उधार। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले कंपनी 40 दिन का उधार देती थी, इसका मतलब कि जो भी कंपनी सेल करेगी उसका पैसा उसको कितने दिन बाद मिलेगा? 40 दिन बाद। बट बाद में उन्होंने अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया और 50 डेज कर दिया, मतलब आज सेल करेंगे और उसका पैसा हमें कब मिलेगा? 50 दिन बाद। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? अपना कैश ब्लॉक कर रहे हो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन विल डिक्रीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज और देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन कैश फ्लो। तो सिंपली देखो कैश फ्लो पे अफेक्ट तो होगा क्योंकि जो पैसा हमें 40 दिन बाद मिलना था वो पैसा अब हमें कब मिलेगा, 50 दिन बाद। क्लियर। एंड सेल बेसिकली हमारी किस तरह की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि क्रेडिट, जो क्रेडिट हम लोग देते हैं ना वो क्यों देते हैं, बेसिकली जब हम लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वहाँ पे ही क्रेडिट की बात आती है। तो वो किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो नो डाउट जो पैसा हमें 40 दिन बाद मिलना था अब वो कब मिलेगा, 50 दिन बाद। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से या कह लो जो ऑपरेशन है उससे जो कैश जनरेट होने वाला है उसको क्या किया, डिक्रीज किया है, क्योंकि जो पैसा 40 दिन बाद आने वाला था अब वो कब आएगा, 50 दिन बाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन विल डिक्रीज, कि इस ऑपरेशन से जो कैश जनरेट होना है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स आर असाइंड टू अ जॉब व्हेन materials are purchased, materials are issued by the material store room, materials are received from the vendor और job is sold। सिंपली ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल किसी पर्टिकुलर जॉब में हम कब असाइन करते हैं, सिंपली तब जब मटेरियल स्टोर रूम से हमें मटेरियल इशू किया जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, एग्जामिन द 2 स्टेटमेंट्स एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज higher real wealth stimulates consumer spending and decreases the quantity of goods and services demand। देखो सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हमारा रियल वेल्थ ज़्यादा होगा तो वो कंज्यूमर की स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगा एंड डिक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी मतलब अगर कंज्यूमर्स ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो नो डाउट उस केस में क्या होगा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज करेंगे ना कि डिक्रीज। क्लियर। एंड सेकेंड पॉइंट है द लोअर इंटरेस्ट रेट स्टिमुलेट्स द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उस केस में लोग क्या करेंगे, पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि सेविंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न बीइंग कि उस सेविंग पे हमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो स्टिमुलेट्स द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड दस इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। तो नो डाउट वो क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट खर्च कर रहे हैं तो नो डाउट उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो मतलब स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, बट क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, नहीं। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड घट जाएगी, बल्कि यहाँ पे डिक्रीजेस की जगह इंक्रीजेस होना चाहिए था। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड dy by dx if x divided by x minus y is equal to log bracket a divided by x minus y। अब देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन करना है एंड डिफ्रेंसिएशन का हमें पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका हम सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं कि अगर हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, डिवीजन का। एंड यहाँ पे इसको आप यू अज्यूम कर लेना एंड आफ्टर दैट इस साइड को भी आप डिफ्रेंशिएट करना। क्लियर। तो सेम यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला लग जाएगा, हमारा डिवीजन रूल। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 2 माइनस एक्स बाई वाई। हम यहाँ ये अज्यूम करें कि डिफ्रेंसिएशन सारे स्टूडेंट्स को आता है, बट इफ़ इन केस आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट जितने भी क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड हैं हम उन पर एक अलग से क्लास ड्राफ्ट कर देंगे। अदरवाइज आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम चैनल से इसका आंसर डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, स्ट्राइक इन अ फैक्ट्री विच स्टॉप्स प्रोडक्शन फॉर अ फ्यू वीक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो अगर हम लोग बात करें स्ट्राइक की तो स्ट्राइक कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं कि हर दिन स्ट्राइक होगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्ट्राइक का जो ट्रेंड है वो किस तरह का ट्रेंड है, इरेगुलर, दैट इज कभी कभी या कह लो कि रैंडम ये अकर करती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड, बट ऑब्वियस इरेगुलर ट्रेंड। तो ऑप्शन देखो, ओनली थर्ड, ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड बट नॉट थर्ड, बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा इसका,
बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ओनली थर्ड, क्योंकि अगर स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक अगेन इरेगुलर या कह लो कि रैंडम वेरिएशंस का पार्ट है। जैसे और अगर हम लोग बात करें इरेगुलर ट्रेंड की, तो इरेगुलर ट्रेंड में क्या आएगा? फ्लड्स, वॉर्स, फेमिन्स, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, जो बेसिकली नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब कभी कभी अकर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, a fixed asset originally acquired for rupees 20,000 is replaced by a new asset costing rupees 50,000, but the estimated cost of replacement of original asset is rupees 30,000. Hence the capital charge equals, देखो आपने एक asset खरीदा था और जब खरीदा था तब वो कितने का था? 20,000 का। अब इस फिक्स्ड asset की जगह हमें एक नया asset खरीदना है और उसकी कॉस्ट कितनी है? 50,000 है। अच्छा, आगे कह रहा है बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल असेट इज रुपीज 30,000, कि अगर हम इस असेट को जब हमने खरीदा था तब वो 30,000 का था, पर जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इसके बदले कितना वैल्यू मिलने वाला है? 30,000 मिलने वाला है। मतलब ये 30,000 का अगर हम असेट रिप्लेस करके 50,000 का असेट लें तो नो डाउट हमें अपने पास से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 20,000। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है द कैपिटल चार्ज इक्वल्स, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा टू 20,000, क्योंकि सिंपली देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमारे पास जो पुराना असेट था हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं और नया असेट खरीद रहे हैं। क्लियर? असेट जब खरीदा था तब ना वो 20,000 का था, बट रिप्लेसमेंट वैल्यू कितने की मिलेगी? 30,000 की। तो जब हम मार्केट में 50,000 का असेट परचेज करने जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम आपको एक असेट देंगे और बदले में हम आपसे एक नया असेट खरीदेंगे। तो जो भी बैलेंस अमाउंट होती है वो आप चार्ज कर लो। तो जो पुराना असेट था उसकी वैल्यू 30,000 थी, तो वो बैलेंस हमसे कितना चार्ज करेगा? 20,000। क्लियर? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड y सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन। अब dy बाई डी एक्स दिया हुआ है एंड गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। गिवन क्या है कि अगर x 1 है तो y भी क्या होगा? 1। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर? अब देखो सिंपली हम ये चीज़ बता रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे? dx को इधर ले आएंगे तो dy इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स dx एंड बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। डिफरेंशिएशन हमने नहीं बोला है, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जो हमारे पास एट द एंड वैल्यू आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 अंडर रूट एक्स। Which of the following is most appropriately describes classical theory of management? अब देखो अगर हम लोग बात करें क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की तो एवरीवन हैज़ डिजायर टू बी एफिशिएंट, देयर इज ओनली वन बेस्ट ऑफ डूइंग द जॉब, ऑल ऑफ दीज, मनी इज ओनली मोटिवेटर। तो सिंपली हमसे यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का ये तीनों ही पार्ट है। Everyone has desire to be efficient, there is only one best of doing the job and money is only motivator। तो करेक्ट आंसर होगा 3 ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट, द कर्व और लोकस पॉइंट दैट शोज अ कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट कॉम्बिनेशंस फॉर ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ आउटपुट विद द इनपुट प्राइस रेशियो हेल्ड कॉन्स्टेंट इज नोन एज। अब देखो सिंपली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक ऐसा कर्व या एक ऐसा लोकस पॉइंट दैट शोज अ कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट कॉम्बिनेशंस फॉर ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब इनपुट के कुछ कॉम्बिनेशंस जिससे हम आउटपुट बना सकें विद द इनपुट प्राइस रेशियो हेल्ड कांस्टेंट, मतलब इसका जो हमारा रेशियो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और उस कांस्टेंट लेवल पे हर एक आउटपुट, मतलब हर एक सक्सेसिव लेवल पे जब हम आउटपुट प्रोड्यूस करें तो हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो। आइसो कॉस्ट, आइसोक्वेंट, एक्सपेंशन पाथ और रिच लाइन, बट ऑब्वियस एक्सपेंशन पाथ, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं आइसोक्वेंट की तो आइसोक्वेंट मतलब हमने ये चीज़ बताया था कि बेसिकली आइसोक्वेंट मतलब क्या कि जहाँ पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट की हम बात करते हैं कहाँ? जब हम बात करते हैं आइसोक्वेंट की। बट इस क्वेश्चन में देखो ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हर एक सक्सेसिव लेवल ऑफ आउटपुट पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात कर रहा है। क्लियर? तो ऐसा कहाँ होता है? एक्सपेंशन पाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 एक्सपेंशन पाथ। नेक्स्ट,
A firm's demand function is P is equal to 10 e to the power minus x divided by 400, where P is the price per unit and x is quantity demanded. Find at what level of output is the marginal revenue 0. अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 400. अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हमने बता दिया 400 एंड इस इक्वेशन को भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ही सॉल्व करेंगे. तो जहाँ डिफरेंशिएशन की बात हो रही है हमने पहले बताया कि इसका आंसर आपको ग्रुप से मिल जाएगा. अब वहाँ जाकर आप डिटेल आंसर डाउनलोड कर सकते हो. एंड इसके अलावा अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, आप चाहते हो कि इसका हम डिटेल सोल्यूशन कराएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सो दैट हम इसके लिए एक अलग से क्लास ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे हैं एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है. तो इस क्वेश्चन में भी हमें बोथ साइड डिफरेंशिएशन ही करना है, तभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा. क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 आइटम्स इन अ डेटा सेट इज 5/6. If every item in the data set is multiplied by 6, then variance of the data set will be. अब देखो यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसका अंडर रूट. तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. यहाँ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन करेंगे. तो स्टैंडर्ड डेविएशन की इंडिविजुअली अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिंपली क्या होता है कि अगर आप एवरी आइटम को, मतलब हर एक आइटम को अगर आप सेम नंबर से ऐड या लेस करते हो तो उस केस में आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर? बट इफ़ इन केस अगर आप हर एक आइटम को एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइड करो तो आपका जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उतने ही नंबर से डिवाइड होगा. यहाँ पे हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. अब देखो मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास है 2 and 4. ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन का नो डाउट फॉर्मूला सबको याद होगा, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर. ठीक, अब देखो x हमारे पास दिया है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. तो इसका टोटल हो गया 20 और इसका टोटल हो गया 6. अब यहाँ हम लोग अगर वैल्यूज़ पुट कर दें तो 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 10 माइनस 9. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 या फिर हम कह सकते हैं सीधे सीधे 1. क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में हमने ये बोला था कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इस नंबर को सेम नंबर से ऐड करें या लेस करें, तो हम ऐड करके दिखा रहे हैं. लेट्स से हम सब में ऐड कर रहे हैं 1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 5. क्लियर? अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना कितना आया था, 1 आया था. तो हमारा x हो गया 3 and 5, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 and 25. तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं. 34 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 माइनस 16, दैट इज अंडर रूट 1 और 1. क्लियर? अंडर रूट ओपन करने पे ना प्लस माइनस 1 लिखा जाता है. ठीक, तो सिंपली हमने क्या बोला कि अगर हमने किसी भी नंबर से सारे के सारे आइटम्स को ऐड किया या लेस किया तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई. जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है. बट अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करना. जैसा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोला है तो हम मल्टीप्लाई पे ही देखते हैं. जब हमने 2 4 लिया था तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, प्लस माइनस 1. अब लेट्स से अगर हम हर एक आइटम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 8. अब एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 16 and 64, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 12. अब स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम लोग निकालेंगे 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करके देखो, 40 माइनस 36 अंडर रूट 4 और कितनी वैल्यू आ जाएगी 2. आई कि नहीं? तो सिंपली हमने क्या किया कि जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था
अगर ये इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम लोग सिंपली क्या करते कि जिस नंबर से आपने हर आइटम को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से अगर आप अपने ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता। क्लियर? यही रूल अप्लाई होगा मल्टी डिवीजन में भी। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। तो सिंपली अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 30 आइटम्स, ये क्या है, n है। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है, ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5/6। If every item in the data set is multiplied by 6, then the variance of the data set will be, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया, न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन 5। और क्या हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, नहीं, हमसे क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा है। तो सिंपली इसका स्क्वायर दैट इज 25। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 425। नेक्स्ट, the demand D of a passenger automobiles is given by this, where I is the income and P is the price per car. Find the income elasticity of demand. देखो अगर income elasticity पूछा है तो सिंपली I पे जो तुम्हारा पावर है वही तो elasticity of demand होगा ना। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया है 1.1, सीधे सीधे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड 1.1, क्योंकि हमसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है इस इक्वेशन की हेल्प से। अगर हमसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछता तब आंसर क्या होता, 0.7। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, 1.1। नेक्स्ट, डिसीजन ट्री इज डेवलप्ड बाय। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं डिसीजन ट्री की तो सिंपली डिसीजन ट्री क्या है, एक ऐसा डिसीजन सपोर्ट टूल जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एंड ये एक ट्री लाइक मॉडल ऑफ डिसीजंस होता है एंड देयर पॉसिबल कंसिक्वेंसेस। मतलब डिसीजन ट्री इस तरीके से बनता है ना, उसमें और कई सारे डिसीजंस आते हैं, है ना। तो सिंपली डिसीजन ट्री क्या है, एक डिसीजन सपोर्ट टूल दैट यूजेस अ ट्री लाइक मॉडल ऑफ डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या क्या हमारे पास डिसीजंस हैं और क्या क्या उनके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये किसने डेवलप किया है, सेकेंड, व्रूम एंड येटन। क्लियर? एंड ये भी याद रखना कि इन्होंने अपनी एक बुक में डिसीजन ट्री के बारे में डिस्कस किया था और उस बुक का नाम था लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, और ये बुक उन्होंने दी थी 1973 में। अब ये हम क्यों लर्न करा रहे हैं, सिंपली क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, इसलिए याद रखना कि व्रूम एंड येटन ने अपनी बुक लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग जो कि उन्होंने 1973 में आउट की थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया था डिसीजन ट्री का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 द इनकम टैक्स रेट फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टोटल टर्नओवर अप टू ₹250 इन द प्रीवियस ईयर इज। देखो अब अगर हम लोग बात करें बेटा डोमेस्टिक कंपनी की, तो डोमेस्टिक कंपनी पे तो सीधे सीधे जो रेट लगता है वो क्या लगता है, 30%, है ना। बट अगर उनका पिछले साल टर्न ओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में उन पे कितना रेट अप्लाई होगा, ओनली 25%। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 25%। नेक्स्ट, a theory of exchange rate whereby a unit of any given currency should be able to buy the same quantity of goods in all countries is called as, but obviously इसका करेक्ट आंसर होगा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, दैट इज फर्स्ट। क्योंकि जहां हम लोग बात करें एक्सचेंज रेट की, वेयर बाय अ यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी शुड बी एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ऑल कंट्रीज, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। बेसिकली इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज की, जो कि होगा बिटवीन टू कंट्रीज, और वो किस पे डिपेंड होगा, उनकी करेंसीज पे। क्लियर? जैसे इफ इन केस मान लो हमारे इंडिया में कोई चीज़ मिल रही है ₹70 की और बाहर वो मिल रही है $1 की, तो $1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹70। क्लियर है? और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। एक और चीज़ याद रखना कि ये थ्योरी जिन्होंने दी है, दैट इज प्रोपाउंड की है, उनका नाम है प्रोफेसर गुस्ताफ कैसल ऑफ स्वीडन। ये सब लर्न करना है, इसीलिए हम साथ ही साथ लर्न करा रहे हैं। नेक्स्ट, जॉन कोटर इज मेनली नोन फॉर चेंज मैनेजमेंट, दैट इज थर्ड। अब अगर हम लोग जॉन कोटर की बात करें तो इन्होंने बेसिकली 8 स्टेप प्रोसेस
डिस्कस किया था फॉर लीडिंग चेंज। क्लियर? अब उसकी एक डिटेल स्टडी आप लोग ज़रूर कर लेना और उसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, चेंज मैनेजमेंट। नेक्स्ट, द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इज। अब स्टैंडर्ड सेट करना किसका काम है? नो डाउट मैनेजमेंट का काम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, मैनेजमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट, इन व्हाट केस वुड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बी अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? अब देखो सिंपली ये चीज़ याद रखना कि ऐसा कब होगा जब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, उसमें बेसिकली दो हमारे पास वैल्यूज़ कंसिडर करनी होती है, n एंड p। अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड p की वैल्यू बहुत स्मॉल है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब यहाँ पे और दो हमें कंडीशंस ध्यान रखनी है, दैट इज़ कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि n ग्रेटर होगा 20 से तो उसको हम लार्ज मानेंगे एंड np स्मॉल होगा 5 से तो उस केस में हम p की वैल्यू को वेरी स्मॉल मानेंगे। क्लियर है? तो ये दो कंडीशन है और ये दो कंडीशन का सिंपली हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब एक गुड अप्रॉक्सीमेशन होगा ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड p की वैल्यू बहुत छोटी है, दैट इज़ वेरी स्मॉल है, तो उस केस में ही हम मानते हैं कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें भी कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू अगर 20 से ज़्यादा है तो हम उसको लार्ज मानेंगे और np की वैल्यू लेस है 5 से तो हम मानेंगे कि p की वैल्यू हमारी स्मॉल है। क्लियर? तो देखो हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है सिर्फ फर्स्ट में, क्योंकि n की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 20 से, और n की वैल्यू 300 है कब? फर्स्ट केस में। अब हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि सिंपली n अगर 300 है, ठीक, तो np की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? np की वैल्यू हमने बोला कि लेस आनी चाहिए 5 से, तो चेक कर लेते हैं। n 300 है, ठीक, और q कितना है? 0.99। तो हमें पता है q इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस p, या p इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस q, क्योंकि p किसको रिप्रेजेंट करता है? सक्सेस को, और q किसको रिप्रेजेंट करता है? फेलियर को। तो 1 माइनस 0.99, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300 मल्टीप्लाई 0.01 और इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो देखो n की वैल्यू किससे ज़्यादा है? 20 से ज़्यादा है, और np की वैल्यू किससे कम है? 5 से कम है। तो सिंपली ये दोनों कंडीशन कंप्लाई हो रही है, एंड जब दोनों कंडीशन कंप्लाई हो रही है तो उस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बी अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी दोनों ही कंडीशन कंप्लाई की जा रही है। तो करेक्ट आंसर होगा 1, n इज इक्वल टू 300 एंड q इज इक्वल टू 0.99। Next, a production manager in a manufacturing company would most likely receive dispatch department overhead report, income statement, sales report, scrap report। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर है ना, तो प्रोडक्शन मैनेजर को कौन सी रिपोर्ट मिलेगी? स्क्रैप रिपोर्ट। क्लियर? देखो सिंपली स्क्रैप रिपोर्ट से उनको ये पता चल पाएगा कि कितना स्क्रैप मतलब बेसिकली कचरा या कूड़ा कह लो, जो इनपुट का लॉस होता है। मतलब अगर हमने 100 यूनिट्स इनपुट लगाई तो उसमें से 10 यूनिट्स का लॉस हुआ, तो ये 10 यूनिट्स क्या है? स्क्रैप है। तो अगर स्क्रैप रिपोर्ट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम तो वो ये ट्रैक कर पाएंगे कि कितना स्क्रैप क्रिएट हो रहा है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, स्क्रैप रिपोर्ट। नेक्स्ट, if the cross elasticity of demand between x and y is 0.62, which of the following statement is correct? सबसे पहले देखो अगर हम लोग बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसमें हमेशा याद रखना कि हम क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की लेते हैं और प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की। क्लियर? जैसे इफ इन केस मान लो हम बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसका जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे मैम ये फॉर्मूला तो सेम है, हाँ फॉर्मूला सेम है, पर अगर क्वांटिटी एक्स की है ना बेटा तो प्राइस किसका होगा? वाई का। क्लियर? अब देखो क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग दो चीज़ देखते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस भी कर ले रहे हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि अब देखो हमें ये चीज़ पता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में प्राइस एक की चेंज होती है और उसकी वजह से डिमांड दूसरे की चेंज होती है। क्लियर? तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में क्या होगा? टी और कॉफ़ी होगा।
हम इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। टी और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। लेट्स से जो प्राइस है वो टी की है और कॉफ़ी डिमांड की है। अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और टी की प्राइस अगर घटी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी बेटा, घट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे किस तरह का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, या कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है, जो कि हमें वैल्यू से दिख भी रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर। सेकेंड अगर हम लोग देखें, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन था कॉम्प्लीमेंट्री का। तो लेट्स से हम लोग बात करते हैं इंक एंड पेन की। इंक एंड पेन की, इसकी प्राइस और इसकी डिमांड। अगर इंक की प्राइस बढ़ेगी तो पेन की भी प्राइस बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, पेन की डिमांड घट जाएगी। और अगर इंक की प्राइस घटी तो उस केस में पेन की जो प्राइस है वो भी घट जाएगी और उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर। एंड हमारे पास उसके अलावा ऑप्शन दिया है नॉट रिलेटेड। रिलेटेड तो होगा तभी तो इलास्टिसिटी 0.62 है, अदरवाइज क्या आती, जीरो आती। एंड गिवन गुड्स मतलब क्या होते हैं, वो गुड्स जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर। तो वहाँ बेसिकली हम लोग एक्स एंड वाई की बात नहीं करेंगे। अगर गिवन गुड्स की बात करें तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की हम प्राइस भी लेंगे और उसी प्रोडक्ट की डिमांड भी लेंगे। क्लियर। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में दो ही चीज़ हो सकता है, आइदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर ये वैल्यू दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। एंड यही अगर नेगेटिव होता तो किस तरह का प्रोडक्ट होता, कॉम्प्लीमेंट्री। तो करेक्ट आंसर होगा 1, एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट, द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अराउंड 2 और मोर एक्टिविटीज इज, बट ऑब्वियस अगर 2 और मोर एक्टिविटीज की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 2, हाइब्रिड सुपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0, दैट इज फर्स्ट। क्लियर। इसको हम और फर्दर डिस्कस करेंगे कि ए अगर सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर, और ए अगर नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉट इक्विवेलेंट टू 0 होगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा 1, 0। Next, a person deposited rupees 4,000 in a bank at 6% compounded continuously. After 3 years, the rate of interest was increased to 7%, and after 5 more years, the rate was further increased to 8%. The money was withdrawn at the end of 10 years. Find the amount. तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि देखो पहले हमारे पास ऑप्शन दिया है 6% का, देन 7% का, देन 8% का, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी होगी, P1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 100 N1, 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 100 N2, एंड 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 100 N3। क्योंकि सिंपली यहाँ पे कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 4,000। फर्स्ट रेट हमारे पास 6% है, सेकेंड रेट हमारे पास 7% है और थर्ड रेट हमारे पास 8% है। 6% रेट से कितने साल तक हमें कंपाउंड करना है, 3 इयर्स तक, 7% से 5 इयर्स तक, एंड 8% से फर्दर कितना करेंगे, 2 इयर्स तक, क्योंकि एट द एंड ऑफ 10 इयर्स हमने क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया। तो देखो 3 + 5 ये कितना हो गया, 8। तो लास्ट में हमारे पास कितने इयर्स बचे, 2 इयर्स। बस आप इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7974.8। क्लियर। कैलकुलेटर से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर के हेल्प से। एंड अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, अगर इसके सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, हम व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के थ्रू इसको क्लियर कर देंगे। Next, pupils believe that efforts would be directed toward behavior is closely based on, no doubt इसका करेक्ट आंसर होगा Vroom's theory। अगर Vroom's expectancy theory की बात करें तो इसमें हम यही एज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, मतलब जो लोगों का बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके कॉन्शियस चॉइसेस पे अमंग ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास देखो अवेलेबल होते हैं, उनमें से हमने क्या चॉइस किया है उस पे हमारा बिहेवियर बेस्ड होता है।
whose purpose is to maximize pleasure and minimize pain। मतलब देखो हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनमें से हम कोई भी चॉइस करते हैं तो वो चॉइस हम क्या सोच करके करते हैं, हम कोई भी ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं, जैसे ए बी सी हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव हैं, हम बी चूज़ करेंगे तो हमारा मोटिव क्या होगा, हमारा माइंडसेट होगा कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिलेगा और कम से कम पेन मिलेगा। एंड इस चॉइस पे ही हमारा बिहेवियर बेस्ड होता है। अगर ये चॉइस अच्छी है तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, अगर ये चॉइस हमारी गलत निकली तो हमारा बिहेवियर नेगेटिव होगा। एंड ये कहाँ दिया है, व्रूम्स थ्योरी में, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, a manager faces price elasticity of demand for a product X equals to -0.5. Now manager wishes to increase sales of product X by 15%. By what percentage the price is to be lowered to achieve this objective? अब देखो हम सबको पता है कि डिमांड और प्राइस में किस तरह का रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कि क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर। तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी गिवन है 0.5 एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है 15%। सिंपली हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करें 15% से तो प्राइस को कितने से घटाएंगे, तो सीधे प्राइस का परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसको एज इट इज़ रहने दें, ठीक। इसको यहाँ ले जाओ और -0.5 को नीचे ले आओ, तो हमारे पास क्या बचा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई -0.5 और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -30%। मतलब अगर हमें सेल्स को, दैट इज डिमांड को 15% से बढ़ाना है तो हमें अपने प्राइस को 30% से डिक्रीज करना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 -30%। नेक्स्ट, अ मैनेजर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर कैन इम्प्रूव ROI बाई। अब देखो सिंपली अगर हमसे ROI पूछ रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हम इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका सिंपली फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमें ROI इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी नेट इनकम को इंक्रीज कर दें। अगर हमारी नेट इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है रिड्यूसिंग वेरिएबल एंड और कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, रिड्यूसिंग सेल्स, इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीजिंग एवरेज एसेट। देखो एवरेज एसेट बढ़ा के तो कुछ होगा नहीं, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे तो क्या हमारी नेट इनकम इंक्रीज होगी, नहीं डिक्रीज होगी। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत है। रिड्यूसिंग सेल्स, अगर सेल्स घटा देंगे तो भी हमारी इनकम डिक्रीज होगी, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, क्योंकि अगर हम अपने वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो नेट इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर नेट इनकम इंक्रीज होगी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद सुधर जाएगा, दैट इज इंप्रूव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन C इज इक्वल टू दिस एंड I इज इक्वल टू 25। C का मतलब क्या हो गया बेटा, कंजम्पशन, एंड I डिनोट करेगा इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अगर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि इनकम किसके बराबर होता है। इनकम होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के इक्वल। क्या हमारे पास कंजम्पशन दिया है, हाँ, बट क्या हमारे पास सेविंग्स दिया है, नहीं। बट क्वेश्चन में देखो कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम तो मांगा है बट किस पे, एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे याद रखना कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होती है। इक्विलिब्रियम लेवल पे जितनी सेविंग्स है उतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान सकते हैं, सेविंग्स मान सकते हैं। तो कंजम्पशन हमारे पास दिया है 100 प्लस 0.75 वाई प्लस इन्वेस्टमेंट दिया है 25 जिसको हम लोग सेविंग्स मान रहे हैं 25, और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर। अब देखो ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो सीधे क्या हो जाएगा 0.25y, क्योंकि ये 1y था और ये 0.75y है, इज इक्वल टू 100 प्लस 25 दैट इज 125, और y इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 0.25। फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 500, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 500, दैट इज इनकम क्या आ जाएगी 500। क्लियर। नेक्स्ट,
अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला फॉर ए इज गिवन बाय, देखो अभी हमने बताया था कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूले की बात करें तो अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर एन। क्लियर। और r डिवाइडेड बाय 100 को हम और कैसे लिख सकते हैं, i दैट इज इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, गिवन टोटल प्रोडक्ट ऑफ 9 लेबर यूनिट्स is 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14 and 12 respectively. Which unit of labor will produce zero marginal product? देख लेते हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन में टीपी दिया हुआ है तो हम सिंपली एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यूनिट ऑफ लेबर्स कितने, 9 यूनिट्स हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारे पास टीपी दिया हुआ है 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14, 12। तो अगर हमारे पास टीपी दिया है तो क्या हम एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वैसे हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम ये क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल पे मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट 2 - 5 3, नेक्स्ट 5 - 9 4 और इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लो। तो नेक्स्ट आएगा 12 - 9 3, 14 - 12 2, 1 0 -1 एंड -2। क्यों? क्योंकि एमपी किसको डिनोट करता है, टीपीएन माइनस 1। ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है बेटा। तो देख लो जीरो कहाँ आ रहा है, 7th यूनिट पे। तो सिंपली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 7th। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि 0 एमपी कब आएगा, 0 एमपी आएगा एट 7th यूनिट ऑफ लेबर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास रियल इंटरेस्ट है, नॉमिनल इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट है। तो हमेशा याद रखना कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो किसके बराबर होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर हम उसमें इन्फ्लेशन अलाउ कर दें, दैट इज इन्फ्लेशन डिडक्ट कर दें, तो जो बैलेंस इंटरेस्ट रेट है उसको हम कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास और बता रहे वेयर एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹4। अब इसका भी सोल्यूशन ना काफ़ी लेंदी है एंड अगर इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है 2 1। अब इसमें भी बेसिकली ना विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ही हमने इसको सॉल्व किया है, तो आप देख लेना पूरा सोल्यूशन। एंड अगेन अगर आपको डाउट है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप टेलीग्राम चैनल से पहले इसका डिटेल आंसर डाउनलोड कर लो। अगर वहाँ पे भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको डिटेल इसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे दूसरे वीडियो में। क्लियर। नेक्स्ट, the additional shifts in aggregate demand that result when expansionary fiscal policy increase income and thereby increasing consumer spending is explained by but of this multiplier effect। क्योंकि multiplier effect की अगर बात करें तो उसकी यही डेफिनेशन ही थी। क्लियर। नेक्स्ट, when a fixed asset is obtained as a gift the account to be credited is, अब देखो अगर फिक्स्ड एसेट मिला है एज गिफ्ट तो हम लोग सिंपली एंट्री क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट तो किया नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट क्या दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹9 पर यूनिट। If sales price per unit is ₹12 per unit, what is a break even sales in rupees? अब देखो 2 चीज़ होती है, एक ब्रेक इवन सेल्स हम निकालते हैं इन यूनिट्स और एक निकालते हैं इन रुपीज़। पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स और उसके बाद फिर निकालेंगे रुपीज़ में। तो सिंपली ब्रेक इवन सेल्स अगर हमें निकालना हो इन यूनिट्स तो उसका फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर। देखो फिक्स कॉस्ट गिवन है 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी है 12 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 9। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹3 पर यूनिट। क्लियर। तो निकालते हैं ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 - 9।
और इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 50,000 यूनिट्स। मतलब जो हमारा ब्रेक इवन है, अब ब्रेक इवन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। ब्रेक इवन सेल्स मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। क्लियर? अब देखो ब्रेक इवन सेल्स हमने निकाला इन यूनिट्स, अब हम किस पे निकालेंगे? इन रुपीज़। तो सिंपली हमारे पास कितनी कितनी यूनिट्स पे ब्रेक इवन आ रही है? 50,000 यूनिट्स पे, इनटू सेल्स प्राइस कितनी है? 12 रुपये। तो इसका मतलब 6 लाख रुपीज़ जब हम अर्न करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 2 रुपीज 6 लाख। नेक्स्ट, a firm which has significant influence over another firm but does not actually control the firm or have a dominant influence over the firm's actions would refer to the firm it has influence over as। अब देखो significant influence की बात करें तो हम बात कर रहे हैं टोटल 20% ऑफ वोटिंग पावर की। क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल ऑफ 20% टोटल वोटिंग पावर की। तो अगर 20% टोटल वोटिंग पावर हमारे पास है तो क्या हम उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, बट क्या फर्म के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, दैट इज एसोसिएट्स। जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनका हमारे ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी वोटिंग पावर का 20% होल्ड करके रखते हैं, बट कहीं से भी वो हमारे फर्म के एक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगेन क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो इस पे मैट्रिक्स इन्वर्जन बनाना है और इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट, बेसिकली इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन ही करना है। इसका भी अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। एंड दूसरा, अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स की ऑलरेडी हमने डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, वहाँ पे जा कर के आप पहले पूरा मैट्रिक्स का क्लास कर लो, डिटर्मिनेंट्स का क्लास कर लो। वहाँ हमने सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। तो अगर वो आप टॉपिक वहाँ से कवर कर लेते हो तो उसके बाद आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल वो क्लास करने के बाद भी अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना। बाकी सारे क्वेश्चन के साथ हम ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देंगे। क्लियर? A firm can hire 10 workers at a wage rate of rupees 10 but has to pay a wage of rupees 13 to get the 11th worker. What is the marginal cost of 11th worker? अब देखो, अभी हमने बताया कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, यहाँ हम कितने का निकालेंगे? 11th वर्कर का। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट 11th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट, दैट इज n माइनस 1। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि अगर हमने 10 वर्कर को हायर किया है तो 10 रुपये पे हायर करेंगे, बट जैसे ही 11वें वर्कर को हायर करेंगे हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 13 रुपये। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट 11 वर्कर्स की कितनी हो गई बेटा? पहले 10 की हो गई 10 रुपये ईच, प्लस 11वें की हो गई 13 रुपीज़। क्लियर? माइनस 10 वर्कर्स की कितनी टोटल कॉस्ट थी? 10 इंटू 10, क्योंकि 10 वर्कर को हम कितना दे रहे थे? हर एक वर्कर को 10 रुपये। यहाँ कंफ्यूज मत होना, हर एक वर्कर को हम कितना दे रहे हैं? 10 रुपये। कब तक? जब तक 10 वर्कर हमारे पास है। जैसे ही 11वां वर्कर हम रखेंगे हमें टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? एक वर्कर को 13 रुपये। तो सिंपली इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 113 माइनस 100, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 413। क्लियर? नेक्स्ट, in the interim budget announced on 1st February 2019, the government has proposed to increase the limit for TDS applicable on interest income to, कहाँ से? इंटरेस्ट इनकम कहाँ से है बेटा? फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट। सिंपली कहाँ तक इंक्रीज हुई है? 40,000 पर एनम। पहले कितनी थी? पहले थी 10,000 पर एनम, और अब कितना अनाउंस हुआ है कि इंक्रीज हो जाएगा? 40,000 पर एनम। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 लिखा है तो कितने तक इंक्रीज हुई है? 40,000 तक। अब यहाँ पे अगर बाई लिखा होता तो सिंपली पहले 10,000 था और अब कितने से इंक्रीज हुई है? 30,000 से। क्लियर है? यहाँ 2 लिखा है इसलिए करेक्ट आंसर होगा 40,000, बट अगर यहाँ बाई पूछा होता तो करेक्ट आंसर होता 30,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40,000। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल कर्व with mu 56 and standard deviation 10, how much area will be found under the curve to the left of the value 56? अब देखो सिंपली अगर नॉर्मल कर्व की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बनता है, नॉर्मल कर्व। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लो। a माइनस म्यू
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ए क्या है, कहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 56 से, तो 56 माइनस म्यू कितना है 56 यहाँ दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 10, तो सिंपली वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर, मतलब हमारे z की वैल्यू कितनी है 0, ये हमारी कितनी है 0। क्लियर, अब देखो अगर हम लोग को पता हो इसका जो प्रॉपर्टी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करता है 0.5 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 0.5। क्लियर है, कब, जब z इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में 50% ऑफ द एरिया, 50% एरिया जो है कवर होगा लेफ्ट में और 50% एरिया कवर होगा राइट में। और हमसे क्वेश्चन में पूछा हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू 56, तो नो डाउट कौन सा वाला कितना परसेंट होगा 50%, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 0.50, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट, leaders with strong achievement motivation are likely to have a strong concern for task objectives. This statement is largely based on no doubt trait theory. क्योंकि ट्रेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी थ्योरी है जहां ये बताया गया है कि जो लीडर्स हैं वो बॉर्न होते हैं एंड आर नॉट मेड, मतलब उनको बनाया नहीं जाता बल्कि वो बॉर्न ही लीडर्स होते हैं। क्लियर, एंड जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सच एज करिश्मा, एफिशिएंसी, मोटिवेशन एक्सेट्रा विथ विच ही गाइड्स हिज फॉलोअर्स एंड अचीव्स ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारे सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही वो लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं एंड अपना जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करते हैं। एंड ये थ्योरी कहाँ दी है, ट्रेट थ्योरी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग डू नॉट इंक्लूड, इफेक्टिव बजटिंग में क्या नहीं आएगा, टॉप डाउन बजटिंग, sound organizational structure, research and analysis, management acceptance, but obvious top down budgeting, top down budgeting effective budgeting का part नहीं है। नेक्स्ट, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड। अब देखो वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ ना कुछ आपको इन रिटर्न मिलना चाहिए। अब वो कंसिडरेशन एडुकेट, नीड टू बी एडुकेट, हाँ एडुकेट होना चाहिए। कंसिडरेशन टू बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिजी, प्रोमिजी के थ्रू फर्निश्ड होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। एंड इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट कंसिडरेशन एज अनलॉफुल एक्ट, ये इसका पार्ट नहीं है, किसका, वैलिड कंसिडरेशन का। तो क्वेश्चन में ये पूछा था द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड में क्या होगा करेक्ट आंसर 4, कि कंसिडरेशन एज अनलॉफुल एक्ट। नेक्स्ट, द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस डज नॉट इंक्लूड। अब देखो वैलिड एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है तो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल तो होना चाहिए, मतलब जो ऑफर मिला है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसमें थोड़ा भी मॉडिफिकेशन करोगे तो क्या आप एक्सेप्टेंस दोगे, नहीं, आप नेक्स्ट या फिर कह लो कि आप पैरेलली नया ऑफर दे रहे हो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट भी होना चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट भी करना होगा ऑफरर को कि आपने एक्सेप्टेंस की है। बट क्या एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ये इंक्लूड करेगा, नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1। और जहां वैलिड की बात करें वहां कभी भी अनलॉफुल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी इज। अब देखो अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब सीधे क्या, P, that is probability of A and B is equal to probability of A multiply probability of B, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द बजटेड इनकम स्टेटमेंट इज, अगर हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपली बजटेड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ ऑपरेटिंग बजट्स। और ऑपरेटिंग बजट्स किससे रिलेट करता है, वेरियस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ओवरहेड्स हो गया। तो बेसिकली ऑपरेटिंग बजट्स किससे रिलेट करता है, टू वेरियस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसका जो एंड प्रोडक्ट आता है वही क्या है बेटा, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि सिंपली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग बजट्स। नेक्स्ट,
इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो नो डाउट ये किस तरह का टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा इनकम अर्न करेगा उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। कुछ लिमिट तक तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है और उसके बाद जितनी जितनी आप इनकम अर्न करते जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम पे टैक्स एप्लीकेबल होता है, 5%, 20%, 30% एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट, the arithmetic mean of 7 observation is 100 and that of 5 is 70. The combined mean of all the 12 observations will be. तो देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग combined mean का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। combined mean का फॉर्मूला क्या था? n1 mean 1 प्लस n2 mean 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर? अब देखो इसको हम सॉल्व करके यहाँ बता दे रहे हैं। अगर हम लोग n1 की बात करें तो n1 हमारे पास कितना दिया है? 7 और मीन 1 कितना दिया है? 100 प्लस n2 दिया हुआ है 5 और मीन 2 कितना दिया है? 70 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 700 प्लस 350 टोटल आएगा 1050 डिवाइडेड बाय 12 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 87.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 87.5। नेक्स्ट, टू वेरिएबल्स हैव कोरिलेशन कोएफिशिएंट एज 0.60, then what percentage of one variable is explained by other variable? तो सिंपली अगर हमसे बोला है then what percentage of one variable is explained by other variable, तो ये किसकी बात कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, है ना? देखो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना दिया हुआ है? 0.60 दिया है। क्लियर? एंड अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की तो यही इंडिकेट करता है द एक्सटेंट टू विच वेरिएशन इन वन वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन अदर। तो सिंपली हमसे यहाँ पे क्या मांग रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 0.60 का स्क्वायर, दैट इज 0.36। तो सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमसे पूछा था और वो क्या हो जाएगा? 0.36, दैट इज 36%। क्लियर? नेक्स्ट, शॉर्ट रन एग्रीगेटिव सप्लाई कर्व ऑफ कीन्स इज। अब देखो अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व की हम बात करें, वो भी किसकी बात करा है? इन शॉर्ट रन। तो हमेशा याद रखना कि शॉर्ट रन में ना तो वेजेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और ना ही प्राइजेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, मतलब इनमें ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगा। तो सिंपली एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्यों? क्योंकि हमसे शॉर्ट रन में पूछा और शॉर्ट रन में प्राइजेस एंड वेजेस हमेशा लेस फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिकॉग्नाइज्ड एज। अब देखो अगर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें तो सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं? रेंट किसका? फैक्ट्री बिल्डिंग का। इंश्योरेंस प्रीमियम किसका? मशीनरी का। ये सारा क्या है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। और हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज पीरियड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज 4। क्योंकि है तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ना, जैसे रेंट है तो हम लोग एक पीरियड के लिए रेंट पे करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंश्योरेंस पे करते हैं। तो सिंपली अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें जिसमें एग्जांपल है रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये पीरियड कॉस्ट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज 4th। नेक्स्ट, द लीडरशिप स्टाइल्स लाइक exploitative, benevolent, consultative and participative are given by। अब बेसिकली ये जो 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि सूटेबल होती है अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये चारों लीडरशिप स्टाइल्स किसने दी है? थर्ड, लिकर्ट ने। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड W गिवन व्हाट दैट। अब देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग किसका रूल अप्लाई करेंगे? यहाँ पे मैट्रिसेस का रूल अप्लाई होगा। अब मैट्रिसेस में भी क्या, W का अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ इसको और इस वैल्यू को यूज करेंगे। क्लियर? बट उसके पहले यहाँ पे हम ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x, 3z, 3y एंड 3w इज इक्वल टू। अब देखो हम लोगों को पता होगा कि x को हम ऐड करेंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा x प्लस 4। नेक्स्ट 6 को ऐड करेंगे z प्लस वाई के साथ तो ये हो जाएगा 6 प्लस z प्लस वाई। देन -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3।
सिंपली यहाँ पे देखो मैट्रिसेस का रूल अप्लाई कर रहे हैं और हमने पहले बताया है कि अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आपका क्लास 11th में नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। अब वहाँ से ये टॉपिक क्लियर कर लेना, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो DU में मैथ्स के 2 चैप्टर जिसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, पहला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और दूसरा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से वो टॉपिक आप क्लियर कर लेना। एंड बचा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, अगर उसके भी आपको रूल्स, फॉर्मूलाज एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप बताना, हम उस पर भी एक क्लास जल्दी ही ड्राफ्ट कर देंगे। बट मेरा सजेशन ये होगा कि इसको आप स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं और उसकी वजह से ही उनका कहीं ना कहीं मार्क्स कम आता है। क्लियर? हर बच्चा यही सोचता होगा कि चलो 2-4 क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी दे रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और वही नुकसान करता है, उसी की वजह से हमारा एडमिशन रह जाता है। क्लियर? तो देखो अब हम लोग इस 3W और इस 2W+3 को यूज़ करके किसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? W का, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिकली सिर्फ वही बोला है। तो सिंपली ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, W = 3, इसका करेक्ट आंसर होगा 3/3। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस हैज़ नो इनवर्स। अब देखो अगर मैट्रिक्स क्लियर होता तो सिंपली हमें पता है कि एक मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स नहीं होगा वो सिर्फ तब होगा जब उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। क्लियर? हम कह रहे हैं अगर इस मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स नहीं है, इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। सिर्फ इसी केस में मैट्रिक्स का कोई भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। क्लियर? अब A की वैल्यू दी हुई है, हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा 10 - 3K, 5 × 2 - 3K। और अभी हमने बताया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 = 10 - 3K और 3K = 10 और K = 10/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 10/3। सिंपली अगर हमें रूल पता होता तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूड। अब देखो अगर हम लोग बात करें बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, एट द एंड जो हमारे पास कंपनी में नेट प्रॉफिट आता है ना, उस नेट प्रॉफिट को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ हमारा होता है कि एज डिविडेंड हम उसको अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके फ्यूचर पर्पस के लिए रख दें। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या? द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स which is not distributed to the shareholders for more than 1 year is known as accumulated profit. Accumulated profit एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है 1 साल से ज़्यादा के लिए। क्लियर? तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अब देखो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है कि इसका क्या क्या पार्ट बनता है, हम ओरली बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको नो डाउट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड एंड सो ऑन। उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये 3 तो नहीं हो सकता एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट फर्स्ट बन सकता है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, इफ कुटोसिस इज लेस देन 3 देन द कर्व इज। अब देखो अगर कुटोसिस की बात करें कि अगर कुटोसिस 3 से कम है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लैटिकोटिक, दैट इज 3rd। इसका करेक्ट आंसर होगा 1, ओनली 3rd। और यहाँ पे ये चीज़ याद भी रख लेना कि जो कुटोसिस है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, दैट इज β2 कह लो। इसका फॉर्मूला है μ4 डिवाइडेड बाय μ2⁴। क्लियर? और एक और चीज़ यहाँ याद रख लेना कि जो नॉर्मल कर्व हमारा होता है ना, उसके लिए हमारा कुटोसिस हमेशा किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है।
अगर ये लेस देन 3 है तो उसको हम कहते हैं प्लैटिकोटिक, एंड अगर ये ग्रेटर देन 3 है तो उसको हम कहते हैं लेप्टोकोटिक। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद कर लो कि इसको हम क्या कहते हैं, कुटोसिस। कुटोसिस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं β2, इसका ये फॉर्मूला है। जो हमारा नॉर्मल कर्व है उसके लिए कुटोसिस हमेशा किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। बट अगर किसी सिचुएशन में 3 से कम है तो उसको हम कहते हैं प्लैटिकोटिक, और अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं लेप्टोकोटिक। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ओनली 3। नेक्स्ट, the theory which states that asset prices reflect all publicly available information is known as efficient market hypothesis। ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, loss on issue of debentures is treated as miscellaneous expenditure, that is correct answer होगा थर्ड। नेक्स्ट, the process by which organizations gain new knowledge and insights that lead to a modification in behavior and action is no doubt, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, दैट इज 2। नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच पीपल डेवलप बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट, रॉन्ग एंड जस्ट इज सोशलाइजेशन, दैट इज 4। क्योंकि यहाँ हम सही गलत की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपको किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरीके से बनता है और ये कह रहा है कि टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इस साइड आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सिंपली पहले हमारा प्राइस और सप्लाई ये था और अब प्राइस और सप्लाई इतनी होगी, मतलब हमें सप्लाई क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज इन इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक एंड इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस डिक्रीज इन इमिग्रेशन, नेगेटिव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब देखो, अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो हमारी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ हमें क्या करना है, सप्लाई डिक्रीज करना है। तो पहले 3 पॉइंट की हेल्प से तो हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी, बट पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से क्या हमारी सप्लाई कर्व या सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑप्शन देखो, ग्राउंड रेंट, पेंशन, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बट ऑब्वियस पेंशन, क्योंकि अगर हम लोग पेंशन की बात करें तो पेंशन कभी भी अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं बनता, बल्कि ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर डिस्पर्शन की बात करें तो 2 मेजर इसमें आता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में 4 है, पहला है रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथा है क्वार्टाइल डेविएशन। और जब हम इनका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो उस कोएफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो कह रहा है कौन सा इसका एग्जाम्पल है, सिंपली करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करें तो इसमें से क्या डिसएडवांटेज है। In certain cases, a shield of limited liability may be pierced. Action of single partner can bind the LLP. Unlimited members cannot be added. Not allowed to raise fund. अब देखो, अगर हम लोग एलएलपी की बात करें तो एलएलपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी की जो शील्ड है, मतलब जो पर्दा है, वो टूट जाता है और सारे के सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। क्योंकि एलएलपी रजिस्टर्ड होता है और क्योंकि आपने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है तो सिंपली इसमें और ट्रेडिशनल पार्टनर में यही डिफरेंस होता है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है एलएलपी में वो लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या थी, अनलिमिटेड थी। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां एलएलपी में ये शील्ड, ये पर्दा टूट जाता है और पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड डेटा। अब देखो, अगर कंप्रेस्ड डेटा की बात करें तो इसमें से कंप्रेस्ड डेटा कौन सा नहीं है, एरेड डेटा। क्योंकि एरेड डेटा को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एरेड डेटा मतलब किसी भी रॉ डेटा को जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं डेटा एरे और एरेड डेटा। क्लियर? इट इज सिंपली अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देता है, मतलब
असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट ये कभी भी डेटा को कंप्रेस या समराइज नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, एरेड डेटा और डेटा एरे। बट बाकी सारे केसेस में आइदर इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम या ओगिव, इन सब में ही आपको पता होगा कि हम डेटा को कंप्रेस करते हैं एंड हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ पे। अब जैसे हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एंड दो एम्प्टी क्लास को लेके उसको ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? जब हम इसको फ्री हैंडेड ड्रॉ करते हैं। ओगिव की बात करें तो ओगिव में भी हम डेटा को इस तरीके से या इस तरीके से, दैट इज लेस देन और मोर देन के फॉर्म में ग्राफ पे अरेंज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, एरेड डेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिडक्शन फ्रॉम GTI अंडर सेक्शन ATC। अब देखो ATC में हमने बताया कि ओवरऑल हमें जो डिडक्शन मिलता है वो कितना मिलता है? 1,50,000 का। एंड हमारे पास ऑप्शन देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे तो उसका डिडक्शन ATC में मिलता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का भी मिलता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का भी मिलता है। बट लीव ट्रैवल कंसेशन का डिडक्शन हमें सेक्शन ATC में नहीं मिलता। क्लियर? LTC का, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, जो है वो बेसिकली सैलरी का पार्ट होता है, ना कि सेक्शन ATC का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोक्वेंट। देखो आइसोक्वेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया। बेसिकली जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है वैसे ही आइसोक्वेंट बनता है। बस इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का, तो वहाँ हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और आइसोक्वेंट हम लोग बात करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्टिल यहाँ पे भी हमारा ग्राफ कैसे बनता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। एंड यहाँ आइसोक्वेंट में हमने पहले बताया था लेबर एंड कैपिटल का अलग अलग कॉम्बिनेशन, जिसपे हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। दैट इज जो प्रोड्यूसर है वो क्या होगा? उसका सेटिस्फैक्शन हर लेवल पे सेम होगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, आइसोक्वेंट इज लीनियर इन नेचर। आइसोक्वेंट कभी भी इस तरीके से नहीं बनता। आइसोक्वेंट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, करेक्ट है। आइसोक्वेंट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी करेक्ट है। एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूसेस सेम आउटपुट ऑन एन आइसोक्वेंट, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो हमेशा याद रखना कि जो अरिथमेटिक मीन है वो मीडियन से ज़्यादा होगा और मीडियन मोड से ज़्यादा होगा। क्लियर? कब? जब पॉजिटिवली स्क्यूड हो। अब यही अगर नेगेटिवली स्क्यूड पूछता तो अरिथमेटिक मीन का लेस होता मीडियन से एंड मीडियन लेस होता मोड से। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following is correct? Median is not affected by extreme values. Median is affected by extreme values. Mean is not affected by extreme values. Mode is a middle most point of a data set. अब देखो अगर मोड की बात करें तो क्या वो मिडिल मोस्ट होता है? नहीं, मिडिल मोस्ट क्या होता है? मीडियन होता है। मोड की अगर बात करें तो मोड किसको रिप्रेजेंट करता है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को। तो ये तो रॉन्ग है। अब देखो ये लिखा है कि मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ये 1 and 5, तो मीन क्या इनसे अफेक्ट नहीं होगी? होगी, जनरली अफेक्ट होती है। ठीक, मीडियन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती। अगर हम ये वैल्यूज हटा भी दें तो भी हमारे पास मीडियन हमेशा कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि जो एट द एंड वैल्यूज है उससे कभी भी क्या अफेक्ट नहीं होगा? मीडियन। अब अगर वो वैल्यू हटा भी दो तो भी मीडियन कैलकुलेट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following statement does not hold with respect to incidence of tax? First, Indian income is always taxable in India irrespective of the residential status of the taxpayer. ये तो correct है। All foreign income is taxable in the hands of resident but not ordinarily resident in India. All foreign income is taxable in the hands of resident and ordinarily resident in India. ये भी correct है। ऑल फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ NRI, ये भी करेक्ट है। तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, क्योंकि सेकंड में देखो कह रहा है कि ऑल फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। बेसिकली इसके बेसिस पे आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स को डिसाइड नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा है बेटा, तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये तो करेक्ट है।
इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, TCN माइनस 1। सेकेंड, TC किसके बराबर होता है, TC AFC प्लस ABC के बराबर नहीं होता, क्योंकि AFC प्लस ABC इज इक्वल टू AC होता है, या अगर हम TC की बात करें तो ये होता है TFC प्लस TVC। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास दिया है ABC इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाय Q, ये भी करेक्ट है, और AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय Q, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, इज नॉट ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सभी ऐसे पूछा है, नेगेटिवली ही पूछा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स की बात करें तो ये कभी भी GTI में इंक्लूड नहीं होती, बट अगर हम डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन बेसिकली क्या होता है, GTI में से माइनस किया जाता है। जैसे 80C टू 80U का जो डिडक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर। तो एग्जेम्पशन अगर है तो उसको हम GTI में इंक्लूड नहीं करते, और डिडक्शन को हम कहाँ से एक्सक्लूड करते हैं, ये GTI है, GTI में से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। टैक्स रेट्स आर नॉट गिवन बाय द इनकम टैक्स एक्ट बट बाय द फाइनेंस एक्ट विच इज पास बाय द पार्लियामेंट, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकम अराइजेज ईदर ऑन रिसीट और अक्रूवल बेसिस, ये भी करेक्ट है, चाहे तो कैश बेसिस पे होगा चाहे अक्रूवल बेसिस पे। डिडक्शन कैन बी लेस देन इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इनकम, ये भी करेक्ट है। मतलब जो हमारे डिडक्शन है 80C टू 80U है ना, ये GTI से कम भी हो सकती है, GTI के बराबर भी हो सकती है, GTI से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग के पास सीधे सीधे कैश बुक और पासबुक बोला है। ठीक, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम लोग कैश बुक की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड है, दैट इज डेबिट, और ये नेगेटिव है, मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है और ये अनफेवरेबल बैलेंस है। क्लियर। या कह लो ये बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट है। वैसे अगर हम लोग पासबुक की बात करें तो कैश बुक और पासबुक क्या है, पासबुक मिरर इमेज है कैश बुक की, तो ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। अब ये फेवरेबल बैलेंस है और ये कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट। क्लियर। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक इज एन ओवरड्राफ्ट। बल्कि अभी हमने दिखाया कि जो क्रेडिट साइड है पासबुक का वो क्या है, फेवरेबल बैलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो कंसेप्ट। अब देखो दो कंसेप्ट होता है, फ्लो और स्टॉक। अगर हम फ्लो कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली ये किससे रिलेट करता है, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और अगर हमारे पास ऑप्शन देखो इनकम, इनकम क्या है, ये पर डे भी निकाल सकते हैं, पर मंथ भी निकाल सकते हैं, पर ईयर भी निकाल सकते हैं। तो इनकम क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट, और बाकी सारे क्या है, स्टॉक कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा 4, इनकम। नेक्स्ट, which of the following items would not form part of shareholders equity of a company on the statement of financial position। अब देखो shareholders equity की बात करें तो सिंपली इसमें क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं बोला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोला है। तो इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, बट क्या करंट लायबिलिटी आएगी, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि ट्रेड पेबल्स क्या है, करंट लायबिलिटी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आएगा, रिटेन्ड प्रॉफिट एंड शेयर प्रीमियम किसका पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, which of the following is not expressly allowed as deduction while deducting business income। अच्छा, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, इसका डिडक्शन मिलता है। बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय, इसका भी डिडक्शन मिलता है। रेंट एंड रिपेयर एक्सपेंडिचर ऑफ प्रेमाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, इसका भी डिडक्शन मिलता है। बट क्या लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, इसका डिडक्शन मिलता है, नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फिलिप्स कर्व। अब देखो अगर हम लोग फिलिप्स कर्व की बात करें तो फिलिप्स कर्व बेसिकली किसकी बात करता है, ये बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की एंड वेजेस की। क्लियर। तो सिंपली आप बस इतना याद रखना कि जो वेजेस है वो इंक्रीज करेगा तब जब एम्प्लॉयमेंट हाई होगी, और डिक्रीज करेगा तब जब एम्प्लॉयमेंट लो होगी। क्लियर है।
और उससे भी सिंपल अगर हम बात करें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फिलिप्स कर्व बेसिकली इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया, इट शोज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस। इट शोज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन तो वैसे भी ये शो नहीं करता है, ये हमेशा क्या शो करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। और किसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप शो करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। और हमने देखो स्टार्टिंग में ये बताया भी कि जैसे जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेजेस इंक्रीज होगा। मार्केट में मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है, लो है, तो वेजेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। तो अगर हमने वेजेस और एम्प्लॉयमेंट का आपको रिलेशनशिप बताया कि वेजेस और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशन, तो वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन कैसा होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्लियर। और बस इसी तरीके से तुम लोग को याद रखना है कि अगर हम लोग फिलिप्स कर्व की बात करें तो फिलिप्स कर्व में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस की बात किया है, ना कि प्राइस की। नेक्स्ट, marginal efficient capital as determinant of private investment does not include the following। क्या include नहीं करता है, life of the product, supply price of capital, expected yield और propensity to consume, but obvious propensity to consume that is PTC। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट लेबर इज द, अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो ये क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज 2। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड कर्व मे शिफ्ट टुवर्ड्स राइट ड्यू टू। अब देखो अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड मतलब बेसिकली क्या है, टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। क्लियर। और ये हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब कह रहा है ये राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, ये राइटवर्ड तब शिफ्ट होगा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा टू रिड्यूस परचेज ऑफ मशीनरी, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन सेविंग इन इकोनॉमी। अगर सेविंग बढ़ेगी तो क्या लोग डिमांड करेंगे, नहीं। जब अवेलेबिलिटी होगी ऑफ इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट टू द फर्म, फर्म को जब टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा तो उस केस में डिमांड इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इन मेक और बाय डिसीजन रेलेवेंट कॉस्ट। अब देखो खरीदना है या बनाना है, ये डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो फिक्स कॉस्ट तो हर केस में ही लगना है, तो सिंपली उस केस में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही डिसीजन फाइनल करते हैं। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम इसको भी कंसिडर करते हैं, परचेज प्राइस ऑफ यूनिट इसको भी कंसिडर करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट दैट विल बी सेव्ड इसको भी कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट टू बी सेव्ड, परचेज प्राइस ऑफ यूनिट्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि जब हमें खरीदने या बनाने का डिसीजन लेना होता है तो सिंपली हमेशा याद रखना कि हम लोग का बेसिकली जो डिसीजन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ना कि फिक्स कॉस्ट पे। एंड वहां पे रेलेवेंट कॉस्ट ये तीनों ही बनती है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस। क्योंकि देखो सिंपली प्रोविजन बनाना मतलब क्या होता है कि जब आप अपने फ्यूचर लॉस के लिए, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस के लिए जब आप आज से तैयारी करके चल रहे हो तो उसी को हम कहते हैं प्रोविजनिंग। और प्रोविजनिंग किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कंपनी है उसको अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए आज से ही तैयारी करके चलनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में तो उसको इग्नोर करना चाहिए। क्लियर। तो अब देखो बैड डेट मतलब सिंपली अगर आपने किसी को उधार पे बेचा है तो वो डेटर है। मान लो वो 10,000 इस साल आपने उनको उधार पे सेल किया है, बट उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि ये सिर्फ 9,000 देंगे और 1,000 ये नहीं देंगे, तो 1,000 हमारा क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये हमें पता है कि अगले साल ये पैसा डूब सकता है, तो इसके लिए हम आज से क्या करेंगे बेटा, प्रोविजन बना करके चलेंगे। एंड इस लॉस के लिए जो हम फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसके लिए जो हम आज से ही तैयारी करके चल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, उन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है और उसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, इन अ कंपनी देयर आर 0 यूनिट्स इन बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 0। 7,000 यूनिट्स स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन एंड 500 यूनिट्स इन एंड वर्क इन प्रोग्रेस, 20% कंप्लीटेड। 7,000 से स्टार्ट किया
और इस 7,000 में से ही 500 क्या है, क्लोजिंग WIP। द फिजिकल यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर आर। अब देखो फिजिकल यूनिट्स क्या होगी, 7,000 तो होगी, क्योंकि ये 500 भी कहाँ इंक्लूड है, इस 7,000 में इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर ओपनिंग WIP होता तब तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करना होता, ओपनिंग WIP है नहीं, तो पूरी की पूरी फिजिकल यूनिट्स जिसका हमें अकाउंट करना है वो कितनी होगी, फर्स्ट 7,000। नेक्स्ट, while computing income under the head salaries, exemption under HRA, that is house rent allowance, is available to an employee when। देखो सिंपली 3 कंडीशन होती है। एक तो जो आपको एक्चुअल HRA मिल रहा है, चाहे तो वो, या जितना आपने रेंट पे किया -10% ऑफ एनुअल सैलरी, या 40 और 50% ऑफ एनुअल सैलरी, दैट इज इसकी लीस्ट वैल्यू एग्जेम्प्ट होती है फॉर हाउस रेंट अलाउंस। तो ऑप्शन देखते हैं, द एम्प्लॉय पेज रेंट विच डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, द एम्प्लॉय पेज रेंट विच एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, एंड द एम्प्लॉय लिव्स इन अ हाउस फॉर विच ही डज नॉट पे रेंट, द एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस। तो बेसिकली अवेलेबल होगा किनके लिए, द एम्प्लॉय पेज रेंट विच एक्सीड्स 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि अभी हमने बताया ना रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कि जो आप रेंट पे कर रहे हो वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 10% ऑफ सैलरी से। उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर HRA। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी दैट कॉजेज रिसोर्सेज टू बी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड बट ऑफ इज कॉस्ट ड्राइवर, दैट इज फर्स्ट। क्योंकि अगर हम लोग कॉस्ट ड्राइवर की बात करें तो इट इज़ द यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी दैट कॉजेज चेंज इन एक्टिविटीज कॉस्ट। क्लियर, अगेन हम रिपीट करें कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी दैट कॉजेज चेंज इन एक्टिविटीज कॉस्ट। नेक्स्ट, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डज नॉट अप्लाई ऑन चेक्स ड्रॉन ऑन इंडियन बैंक, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट, मनी विदाउट इंट्रिंसिक वैल्यू इज नोन एज बट ऑफ इज फियाट मनी, क्योंकि फियाट मनी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इट गेन्स वैलिडिटी एंड वैल्यू ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। फियाट मनी की जो वैल्यू है, बेसिकली जो उसकी वैल्यू है या वैलिडिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, बट कमोडिटी मनी, डिमांड डिपॉजिट एंड करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, फियाट मनी। Next, as per section 78 of the Companies Act, amount collected as premium on securities cannot be utilized for। अब देखो इसके लिए तुम लोग को सेक्शन 78 का पूरा डिटेल स्टडी करना होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली ये बताया गया है कि जो प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज़ या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अमाउंट कलेक्ट होती है उसको हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो सेक्शन 78 अगेन अगर इसकी डिटेल आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, बट इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कलेक्ट होती है ना, उसको आप अपने शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना है तो उसके लिए भी आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि इट मे बी यूटिलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। मतलब जो फोर्थ पॉइंट दिया था वो ये दिया हुआ है कि जो भी प्रीमियम पेबल है ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडीम किया और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम पे करे तो उस टाइम उस प्रीमियम के लिए भी आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकते हो, बट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट, when price elasticity of demand for chicken is 0.34, which of the following statement is true। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 0.34 दैट इज लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 है तो सिंपली क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। क्लियर, इसको हम यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन कर दें कि अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो यहाँ हमारे पास 5 टोटल डिग्रीज हैं। पहली है ED इज इक्वल टू 1, दूसरी है ED इज ग्रेटर देन 1, ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ED इज लेस देन 1 और ED इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये है हमारा यूनिट इलास्टिक, और हम इसको कह सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक, अब अगर लेस देन 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस देन 1, या हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं इन इलास्टिक। क्लियर, वैसे अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोर देन 1 और इलास्टिक,
एंड ed इज इक्वल टू 0 है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, और ed इज इक्वल टू इन्फिनाइट है तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। क्लियर? अभी फिलहाल हम इस पे इतना ही डिस्कशन करें नेम का। आगे क्वेश्चन में जब हमारे पास नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जब हमारे पास इसकी डिग्री का डिस्कशन आएगा तो हम फर्दर इसकी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो दिया है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर चिकन इज इन इलास्टिक, बट ऑफ इस करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इलास्टिक तब होता जब ग्रेटर देन 1 होता, एंड 0 तब होता जब इज इक्वल टू 0 होता। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन है AS14 इज नॉट एप्लीकेबल इफ व्हेन ट्रांसफरी कंपनी अक्वायर्स ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरर कंपनी। देखो AS14 तब अप्लाई नहीं होता जब सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट करती, मतलब AS14 में यही चीज़ है कि अमेलगमेशन के टाइम होगा क्या कि दो कंपनी मिलकर के एक कंपनी बन जाएगी। क्लियर? या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक ही कंपनी एग्जिस्ट करेगी और दूसरी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो अगर सेपरेट एंटिटी अमेलगमेशन के बाद भी एग्जिस्ट करे तो क्या AS14 अप्लाई होगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 2, सेपरेट एंटिटी इज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। क्लियर?